थर्मेट वेल्डिंग जब भी जो मैं बताया था एक्चुअली होती क्या है। देखो थर्मेट वेल्डिंग की मैटर ये है कि जब हमें भारी ज्वाइंट देना है, भारी और मजबूत, जैसे रेल की पटरियों की जो ज्वाइंट देते हैं, थर्मेट वेल्डिंग के बारे में मैंने जब भी क्या बताया था कि थर्मेट वेल्डिंग वो है जिसमें हमें थर्मेट का यूज कर रहे हैं। वो थर्मेट क्या था? मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनका पाउडर का मिक्सचर। मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पाउडर के मिक्सचर को इस ज्वाइंट पर, जहां पर ट्रेन की जो दो पटरियां मिलती हैं, या कोई भी भारी भरकम जो हाई इम्पैक्ट लोड सहन करने वाली जितनी भी ज्वाइंट है, इन सारी ज्वाइंट्स को हम थर्मेट वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइंट करते हैं। और वेल्डिंग वाले पोर्शन से आप लोगों का मैक्सिमम कवर हो चुका है और आज खत्म भी हो जाएगा। अभी ये थोड़ा प्रैक्टिकली देखने का भी मैं समझाना चाह रहा हूँ, ताकि एक्चुअली दिखता कैसा है, एक्चुअली थर्मेट वेल्डिंग होती किस टाइप से है, किस टाइप से आप लोग समझेंगे वो उसमें है। कि देखो ये थर्मेट वेल्डिंग में क्या क्या हो रहा है, सबसे मेन चीज, इस वीडियो को पहले एक बार देख लो, उसके बाद आसानी से धीरे धीरे समझाता हूँ कि होता क्या है। एनिमेटेड वीडियो है, इसको देख लो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो फिर उसके बाद फिर से मैं रिपीट करूंगा और समझा दूंगा कि हाँ ऐसे से ऐसा कुछ हुआ। साउंड नहीं आता, साउंड नहीं आता, साउंड। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, इसकी लिंक भी दे दूंगा मैं, पर अभी क्लास के जैसी खत्म होगी तो मैं वीडियो की इसकी लिंक सेंड कर दूंगा, थर्मेट वर्ल्ड वाली। इसको पहले देख लो कि प्रोसेस क्या है। वो जो पाउडर था वो थर्मेट था, इसको 3500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए पिघल जाएगा। अब उस पिघले हुए पोर्शन को पटरियों के बीच जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट वाले पोर्शन में मेल्ट वाला जो थर्मेट था उसको डाल दिया। और थर्मेट क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड वो जिस मेटल के लिए हम ज्वाइंट दे रहे हैं। अब देखो ये यहाँ पर इस टाइप की ज्वाइंट्स, और फिर बाकी जितने हमने क्लैंपिंग डिवाइस किए थे वो सारी क्लैंपिंग डिवाइस को रिमूव किए, और उसके बाद हम फिनिशिंग देते हैं, मतलब कटिंग देते हैं यहाँ पे। तो ये जो थर्मेट वाला ज्वाइंट्स था और जो रेस्ट ऑफ पोर्शन है उसको हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, हम ग्राइंडिंग कर देंगे वहां पे। ये देखो ग्राइंडिंग व्हील चल रहा, क्योंकि हर जगह हम फाइलिंग नहीं कर सकते। फिनिशिंग के लिए ठीक है, मानता हूँ कि फाइलिंग यूज होती है। और ये आपकी ज्वाइंट क्लियर आ गई। हम्म पटरियों के बीच में गैप रहते हैं, बट उनके बीच में क्या होता है कि सारी पटरियों के बीच में तो गैप दे नहीं सकते कि आपको हर पटरी की लंबाई जो 100 मीटर के आसपास है, तो हर पटरियों के बीच में अगर गैप दे देंगे तो एक बबलिंग बनेगी। तो कुछ पटरियों की मात्रा होती है जिनके बीच में हम वेल्ड कर देते हैं, ताकि पटरियों की लंबाई आसानी से बन जाए। और जहां हमें वाइब्रेशन डैम्पर की जरूरत पड़ रही है, जहां ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, उस जगह पे हल्का सा गैप दे दिया जाता है। सारी पटरियों के बीच में गैप नहीं होता। पटरियों की लंबाई जहां पे वाइब्रेशन कम बनता है उस जगह पे हम वेल्डिंग कर देते हैं, और वेल्डिंग के लिए ये थर्मेट वेल्डिंग का यूज करते हैं वहां पे। तो थर्मेट वेल्डिंग की प्रोसेस जो थी वो यही थी कि एक्चुअली आप लोग समझे कि मैं जब भी बता दिया था कि थर्मेट होता क्या है, थर्मेट कैसे बना है। देखो इन्होंने यहाँ पर क्या किए थे, थर्मेट का जो प्रोसेस था उसने थर्मेट के लिए पहले कपलिंग लगाया, मतलब क्लैंपिंग डिवाइसेस सारी की, हाँ हमें अब इस टाइप से। और इस क्लैंपिंग डिवाइस को कोप एंड ड्रैग बोलते हैं। देखो दो अलग अलग भाग आए थे, तो इन जो दो भाग आए थे इनको कोप और ड्रैग, और यहाँ पर जो पोर्शन हो रहा है ये कास्टिंग मतलब जो कास्टिंग टाइप की पोर्शन होता है, कास्टिंग टाइप की जो चीजें की जाती है वो वाला पोर्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोप और ड्रैग मतलब जो दो भाग आए थे ज्वाइंट करने के लिए, उन दोनों भागों को कोप और ड्रैग बोला जाता है। और
कॉपर ड्रैग के बाद में अब लगाएंगे हम थर्मिट। थर्मिट के लिए देखो उन्होंने क्या क्या यूज किए हैं, अब दिखाएगा थोड़ी देर में थर्मिट। पहले जो प्रोसेस थी, ये अंदर वाली जो मेटल है उस मेटल के पार्ट्स को फिनिश कर दिया और हाई प्रेशर से दिखे। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद में स्टील डाले क्योंकि स्टील की ही बार्स थी। उसके बाद मेटल ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और स्टील, और इधर ये एलॉय। तो एल्यूमिनियम के एलॉय और मेटल एलॉय, इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका यूज, उनको एक उनका जो बॉक्स में पैक करके आ गया वही चीज हो गया थर्मिट। मतलब इन सब चीजों का जो मिक्सचर है वही होगा थर्मिट, ये आ गया थर्मिट। एक सेकंड जो चीज मैं दिखाना चाह रहा था, ये तो था थर्मिट वेल्ड। कल जो गैस आर्क, गैस आर्क वालों में, ये देखो गैस आर्क वाला जो क्वेश्चन इस टाइप से, ये जो प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, उसके बाद ब्लो पाइप टॉर्च। ये चीज पहले देख लो, उसके बाद फिर डिस्क्राइब। वैसे तो मैंने कल भी किया था डिस्क्राइब आप लोगों को। कटिंग, अच्छा एसिटिलीन कटिंग के लिए ना, कटिंग के लिए उसका जो गैस है, गैस का प्रेशर हाई कर दिया जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा मोटी शीट काटना रहता है तो आप ऑक्सीजन का प्रेशर 70 बार के आसपास कर देते हैं, और 70 बार टेम्परेचर बहुत होता है। एसिटिलीन का प्रेशर 30 बार पे कर देते हैं। ये चीज है। हाँ, अगर मोटी सीट को काटना है और पतली सीट को काटना है नॉर्मली, तो दोनों का प्रेशर सेम सेम 20-20 या 25-25 बार पे और हाई प्रेशर के साथ में रिलीज कर दिया जाता है। तो प्रेशर के लिए देख लो, एक रेड या ब्राउन इज पाइप आ रहा है और एक ही ब्लू आ रहा है। तो जो ब्लू पाइप है वो ऑक्सीजन पाइप होता है और ब्राउन वाला जो पाइप है वो एसिटिलीन का पाइप होता है। और इन दोनों के लिए भी जो प्रेशर, ये देखो यहाँ पर इस वीडियो में ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका सिलेंडर है, इस जगह में सारी चीजें, मतलब जो आपका नोजल रहता है, नोजल में अंदर मिक्स होता है और मिक्सचर सामने आता है फिर बचा हुआ, और वो नोजल से फिर ब्लो पाइप से कनेक्ट रहता है। कोई और क्वेश्चन ऐसा उठते रहता है तो पूछते रहो बीच बीच में। मैं पहले ये दिखा देना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद फिर सारी चीजें बताते रहूंगा बीच बीच में। देखो जो फिलर रॉड यहाँ पर पिघल क्या रहा है, सिर्फ फिलर रॉड पिघल रही है। फिलर रॉड गलते जाएगी और वो चिपकाने का काम करती है। नहीं, इनका गैप नहीं होगा 3 mm। इनका दोनों प्लेट्स को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। जो 3 mm का गैप होता है वो फिलर रॉड और इलेक्ट्रोड्स का होता है। मतलब जब आप इलेक्ट्रोड, जो 3 mm का जो गैप आता है वो गैप होता है कि जब आप इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इस शीट को एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं और दूसरा वाला होता है आपका फिलर मटेरियल। तो इन दोनों के बीच, मतलब जिस भाग का वेल्ड कर रहे हैं और फिलर मटेरियल, इन दोनों का फिलर इलेक्ट्रोड जो आता है, इन दोनों के बीच का जो गैप बनेगा वो 3 mm का बनाना पड़ता है ताकि हमें हाई आर्क जनरेट हो। और यहाँ यहाँ पर भी जो हम फिलर रॉड यूज कर रहे हैं तो वो भी, और अपना जो नोजल से जो फ्लेम निकलेगी, फ्लेम का डिस्टेंस रखना पड़ता है 3 mm। ये बात है कि
ये नहीं कि आपकी शीटों का डिफरेंस रहेगा, आपकी फ्लेम का डिफरेंस रहता है। हाँ हाँ, उन दो चीजों को ज्वाइंट कर दिया जाता है। जो ये देखो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है कि ये देखो ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लैक ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ये हो गया ब्लैक। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ब्लैक ही कलर, और जो उसका नोजल वाइप होगा, पाइप होगा, वो पाइप होगा उसका आपका ब्लू कलर का ऑक्सीजन के लिए। ये नॉर्मली इंडस्ट्री लेवल पर यही एकदम मान्य है। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है ये 1200 से 1400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब प्रति स्क्वायर मीटर में 1200 से 1400 किलो न्यूटन। अब 6.2 मीटर क्यूब जो घन मीटर जो बोल रहे हैं कैपेसिटी इस ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है कि सारी चीजें कॉम्प्रेस, यानी ऑक्सीजन गैस को कॉम्प्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है सिलेंडर के अंदर। तो देखो एक यहाँ पर क्या बोला है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कैपेसिटी होती है 6.2 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के बारे में मैंने शुरू में भी बताया था कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो इस सिलेंडर में मतलब वातावरण में फैली हुई 6000 लीटर ऑक्सीजन को कंप्रेस करके बहुत कम मात्रा में कर दिया जाता है। कंप्रेस करेंगे, एयर है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उन सारे मॉलिक्यूल्स को करीब में करके, पास में करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट उसका जो प्रेशर होता है वो 6.2 मीटर क्यूब, मतलब 1 घन मीटर एरिया में 6.2 लीटर ऑक्सीजन आराम से आ जाती है। अब इसका मास होगा 80 केजी, 80 केजी के आसपास। एसिटिलीन सिलेंडर जो हम यूज करेंगे, तो एसिटिलीन सिलेंडर में ये देख लो हल्का ब्राउनिश कलर, मरून या ब्राउन। उसको रेड मरून भी बोल सकते हो, एसिटिलीन सिलेंडर के कलर को रेड मरून या मरून। ये देखो ऑक्सीजन सिलेंडर वॉल्व होता है, ये टोटल ब्रॉस का बना हुआ है, क्योंकि और जो इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होती है और एसिटिलीन सिलेंडर में राइट हैंडेड थ्रेड्स होती है। ये चीज देख लूंगा, ये हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर में लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होगी, मतलब आप उसको लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर घुमाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर की चूड़ियां बैठेगी। थ्रेड होती है उसको, मतलब आपको जो थ्रेड से मतलब अगर आपको नोजल उसमें फिट करना है तो उसे राइट हैंड साइड घुमाना पड़ेगा। ये चीज आता है। मैं दोनों वीडियो की लिंक भेज दूंगा, बट ये चीजें आपके काम की चीज थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पहले दिखा दूं और बताता जाऊं। प्रेशर रेगुलेटर मतलब आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का अलग प्रेशर सेपरेट करता है कि हाँ बोले प्रेशर कितना है। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन घड़ी और एसिटिलीन घड़ी नाम से बोलते हैं। बाकी प्रेशर गेज होता है घड़ी में। हाँ हाँ, कि एक में अंदर का प्रेशर बताता है और एक में बाहर जाने वाला प्रेशर बता रहा है। ये चीजें कि अंदर अब कितनी मात्रा में ऑक्सीजन बची हुई है, और दूसरा जो है वो दिखाता है कि बाहर अब कितनी मात्रा में जा रही है, किस प्रेशर में जा रही है, मतलब सब प्रेशर दिखाता है। हर्ष गुप्ता, 1 मिनट है, एक और एडमिट कर लेता हूँ हर्ष गुप्ता को।
तो यही चीज है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं मतलब किसी भी चीज में, तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर, ये वीडियो को फिर से सुन लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन वॉल्व से ऑक्सीजन आई, एसिटिलीन से एसिटिलीन सिलेंडर से एसिटिलीन है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, 1200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑक्सीजन सिलेंडर में 1200 से 1400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उसका प्रेशर। एसिटिलीन सिलेंडर में भी सेम होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कैपेसिटी होती है 6.2 मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, घन मीटर होती है उसकी कैपेसिटी। अब देखो ऑक्सीजन सिलेंडर से जो नोजल पाइप निकलता है, होस पाइप निकलता है, उसका कलर हो गया ब्लू। एसिटिलीन सिलेंडर से निकला तो मरून निकला, मरून या ब्राउन कलर का। एसिटिलीन बॉन्ड मिक्सिंग चेंबर। अब यहाँ पर जो आपका जो नोजल होता है, नोजल में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों मिक्स होती है मिक्सिंग चेंबर में। जहाँ पर आपका हैंडल रहता है उसी के जस्ट करीब और कुर्सी में एक ही जगह पे दोनों मिक्स होती है। और उसके बाद नोजल पाइप से टिप से लेकर चलने लगती है। जो टिप है ये आपका ब्रॉस का बना होता है। ये देखो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जिस तरीके से मिक्स की जाती है उस चीज के बारे में। टिप आता है आपका ब्रॉस और ब्रॉन्ज का, मतलब पीतल और कांसा। तो जो कांसा होता है ये नॉर्मली भंगूर होता है, पर पीतल भंगूर नहीं होता। तो पीतल की मैक्सिमम मतलब ब्रॉस की टिप बनी हुई होती है। ब्रॉस में क्या होता है, तांबा और जिंक यानी तांबा और जस्ता दोनों मेटल, दो धातुओं का मिश्रण। ब्रॉस जो होता है एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु में मतलब क्या हो गया कि आपको तांबा और जस्ता दोनों का मिक्सचर किया। तांबे का जो गलनांक है 910 डिग्री सेल्सियस और जस्ता का गलनांक 1200 के आसपास। बट इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो इनका गलनांक, उस धातु का गलनांक 3000 4000 के आसपास पहुंच जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर, एक तो मिश्र धातु है, हाई टेम्परेचर उसका गलनांक हो गया। इसके कारण हमें ब्रॉस के बनाने में जो टिप होता है, तो हम ऑलरेडी जब 3400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पे जनरेट करते हैं तो टिप खराब नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रॉस की टिप बनाने से उसका गलनांक बढ़ जाता है और उसमें कार्बन की कुछ और मात्रा भी मिला दी जाती है ताकि हाई। अब देखो दो टाइप्स की वेल्डिंग होती है इसमें, फॉरवर्ड और लेफ्टवर्ड। फॉरवर्ड में मतलब आप फिलर रॉड रखें, लेफ्ट हैंड में फिलर रॉड रखें, राइट हैंड में आपका वेल्डिंग टॉर्च है और फिलर रॉड की ओर जलाते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इस वीडियो में कि ये हो गया फॉरवर्ड, मतलब आप वेल्डिंग रॉड को पिघलाते हुए आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मतलब ये है कि वेल्डिंग रॉड की ओर हमें बढ़ना है। ये चीज हो गया, ये देखिए। हाँ, ये इस बात का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपका फॉरवर्ड में काम आएगा। फॉरवर्ड में क्या दिख रहा है आपको कि 30 to 40 डिग्री में आपकी फिलर रॉड है और जो टॉर्च है ये 60 to 70 डिग्री के एंगल पर रहता है। और इनका डायरेक्शन जो होता है ये टॉर्च से फिलर रॉड की ओर, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आपका जो डायरेक्शन जाएगा ये होगा फॉरवर्ड वेल्डिंग। मतलब फॉरवर्ड मतलब हम अब टॉर्च को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, टॉर्च को हम फिलर रॉड की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपका हो गया फॉरवर्ड वेल्डिंग। अब ये वाली टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं? ये टेक्निक हम यूज करते हैं माइल्ड स्टील की 5 mm थिकनेस प्लेट को अगर हमें वेल्डिंग करना है,
तो इससे क्या है कि जो हमारा टॉर्च की जो फ्लेम है, ये पहले फ्लेम फिलर रॉड पे गिरती है और उसके बाद मेटल पे गिरती है। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो हीट है वो फिलर रॉड एब्जॉर्ब करके फिलर रॉड जलने लगती है। उसके बाद बची हुई, क्योंकि देखो अपने पास 5 mm की शीट है, अगर माइल्ड स्टील की 5 mm की शीट है तो जल्दी पिघलेगी, तो उसे हमें बचाने के लिए हम फॉरवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। समझ में आई किसी क्यों कर रहे हैं? बोलिए। हेलो, कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है क्या? क्या होता है, 2-3 लड़के आते हैं फिर चले जाते हैं। ये चीज इसमें ये दिखा रहा था मैं, एक्चुअली जब आप देखो, याद रखना कि जब फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड में हमें क्या हो रहा है कि फिलर रॉड की ओर हम टॉर्च को बढ़ाएंगे। टॉर्च को फिलर रॉड की ओर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आपको अब वेल्ड में, मतलब पहले जब आप टॉर्च का जो हाई टेम्परेचर है वो फिलर रॉड पे आ रहा है, उसके बाद शीट पे आ रहा है, मतलब शीट पे कम टेम्परेचर दे रहे हैं। तो शीट पे कम टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो एक तो माइल्ड स्टील की मतलब पतली और 5 mm थिकनेस है मैक्सिमम। तो जितनी कम थिकनेस वाली है गन, मतलब मैक्सिमम 5 mm तक की थिकनेस है, तो हम फॉरवर्ड स्ट्रोक लेंगे। और नॉन फेरस मेटल के लिए आ गया। अब जैसे बैकवर्ड और राइटवर्ड, बैकवर्ड में क्या होता है, अब हम पहले वेल्ड टॉर्च चलेगा और पीछे से फिर फिलर रॉड आती रहेगी। मतलब वेल्ड हम इसको हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर चलाएंगे। ये सारी चीज मैं ये इसीलिए वीडियो के साथ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये एक पोर्शन बताया भी था पर समझ में नहीं आया। इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये हाँ, इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चीज अब देखो, जो अब देखो 6 mm से ऊपर की अगर वेल्डिंग करना है आपको तो बैकवर्ड वेल्डिंग करना पड़ेगा या रिवर्स वेल्डिंग करना पड़ेगा। और जो फॉरवर्ड अगर कर रहे हैं तो 5 mm से, या 5 mm तक की अगर वेल्डिंग करना है तो देखो इसमें भी अपवर्ड। हाँ 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 हाँ, पर मैक्सिमम जो होता है वो, तो देखो हम लोग जो वेल्डिंग जितनी भी चीजों पे करते हैं ऑलरेडी स्टील की ही, हम जितनी भी मतलब धातु है अपनी सारी चीजें यूज करते हैं तो हम स्टील के लिए ही यूज करते हैं। कहीं भी देखे आप लोगों को जो भी काम करना है माइल्ड स्टील या स्टील, मतलब टोटल फेरस से रिलेटेड ही करते हैं। इसीलिए मैक्सिमम फिलर रॉड जो होती है ये फेरस की ही रिलेटेड होती है, फेरस के अलॉय की, मतलब आयरन। क्या होता है देखो, फिलर रॉड हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं? मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हैं। और हम जितनी भी जगह, यहाँ तक कि आप रेलवे देखो, इंडस्ट्री देखो, या आपके कोई इंजन्स देखो, या कोई भी आपका व्हीकल देख लो, या कोई मशीन देख लो, सारी चीजें आपकी किस से बनेगी? आयरन से रिलेटेड ही बनती है, मतलब स्टील की ही बनती है। तो आयरन से रिलेटेड होने के कारण अब हर एक चीज मैक्सिमम यूज में हम जो फिलर रॉड आती है ये आयरन के ही ओर की, आयरन के एस की, आयरन के ऑक्साइड्स की ही फिलर रॉड यूज की, ताकि हम जो जितना भी मतलब बेस मेटल है, बेस मेटल से ही रिलेटेड है। बट अगर आप बात कर रहे हैं कि फिलर रॉड या फिलर मटेरियल हम चेंज कब करेंगे? अब जब गोल्ड के लिए वो लोग जो ब्रेजिंग करते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो ब्रेजिंग बताऊंगा, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। जब ब्रेजिंग की जाती है मतलब आभूषणों के ऊपर जो चिपकाने का काम सोने और चांदी में, तो क्या होता है यहाँ पे हम जो फिलर मटेरियल है उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं, मान लो सोने की अगर चिपकाने है तो सोने को चिपकाने के लिए हम सोने का यूज नहीं करते। सोने को चिपकाने के लिए
मतलब जस्ता और तांबा का जो मिक्सचर आता है उसका यूज फिलर मटेरियल के रूप में किया जाता है, क्योंकि फिलर मटेरियल वो सस्ता पड़ता है और सोने से ज्यादा मतलब मजबूत भी होता है। तो उस जॉइंट को मजबूती देने के लिए जस्ता और तांबा और साथ में और मतलब सोना भी होता है। सोना 70% होगा, 20% जस्ता होगा और 10% तांबा होगा। और वहीं अगर आप चांदी की ड्रेसिंग कर रहे हैं, मतलब चांदी के आभूषणों को जोड़ रहे हैं, तो वहां पे आप 70% सिल्वर होगा, 20% कॉपर होगा और 10% जिंक होगा। ये सारी चीजें भी रहेगी। मतलब देखो वहां पे हमने फिलर मटेरियल चेंज कर दिया, पर वहां पे भी हमने सोना और चांदी 70% रखे हैं। तो वैसे ही जब हम आयरन के चेंज कर रहे हैं, आयरन के इसमें वेल्ड कर रहे हैं, तो आयरन की वेल्डिंग के लिए हम 60 to 70% आयरन रहता है, उसके ऑक्साइड्स रहते हैं, और फिर बीच में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स यूज किए जाएंगे और फिर बेस मेटल के भी ऑक्साइड्स मिला दी जाएंगी। ये सारी चीजें समझ में आई। तो ये आपका वेल्डिंग से रिलेटेड। अब मैं कुछ एक और टॉपिक बच गया है, तो ये आपके दोनों प्रैक्टिकल टाइप का भी पोर्शन हो गया। कहाँ गया, क्या खुल गया, जूम ही तो खुलना था। हाँ श्री प्रताप कश्यप, एक डॉक्यूमेंट जो सिर्फ थोड़ा सा बचा है, बाकी तो आप लोगों का सारा कोर्स हो चुका है। नहीं, गैस वेल्डिंग वाला पोर्शन कंप्लीटेड है, मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ पहले ही। गैस 225 नहीं 27, हाँ। ये जो है वेल्डिंग के जॉइंट्स, बट जॉइंट के बारे में जब भी मैं बता चुका था कि बट जॉइंट एक्चुअली होता क्या है और किस टाइप की चीज है। बट जॉइंट में ये देखो, जैसे उन्होंने क्या, तो बट जॉइंट का मतलब ये है कि आप, अब बट में क्या होता है, सिंगल बट और डबल बट। जब जो मैं जो चीजें बनाया था, क्या था कि एक प्लेट आपकी ये लिया था, सेकंड प्लेट ये लिया था, और यहाँ पर जो हम जॉइंट दे रहे हैं, इस जॉइंट को बोलेंगे हम, मतलब ये इस टाइप हल्की कर्व शेप में होती है, ये जो हम जॉइंट दे रहे हैं ये हो गया बट जॉइंट। अब सिंगल साइड दिए तो ये हो गया सिंगल बट जॉइंट, डबल साइड अगर दे दिए तो ये हो गया डबल बट जॉइंट, और डबल बट जॉइंट सिंगल बट की अपेक्षा ज्यादा मतलब मजबूत होगी, तो ये हो गई आपकी डबल बट जॉइंट। डबल बट जॉइंट। इसके बाद आएगा लैप जॉइंट। ये देखो ये लैप का हो गया, ये बट के लिए दिया है सिंगल बट डबल बट। अब डबल बट में सिंगल यू डबल यू, मतलब अगर आपकी दो अलग अलग चीजों को, दो मेटल्स को आपको ज्वाइंट करना है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी दो मेटल्स हो गए, दो मेटल पार्ट है, इन्हें आपको ज्वाइंट करना है, तो क्या करेंगे आप, सिंगल, अगर वी शेप में, सिर्फ इस शेप में आप अगर ज्वाइंट दिए, इस शेप में ज्वाइंट देने के लिए क्या होगा कि आपकी जो दोनों मेटल है, बेस मेटल नीचे से वी शेप में काट दी जाएगी, मतलब इस शेप में काट, ये क्या हो रहा है, हाँ इस शेप में काट दी जाएगी। तो इस शेप में काटने के बाद में हम यहाँ पर फिलर मटेरियल डाल देते हैं। फिलर मटेरियल और वेल्डिंग इस टाइप से हल्का इस शेप में कर रहे हैं। अब जब आप ये वाला वेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब मेटल नंबर 1 और मेटल नंबर 2, आपके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, इन दोनों पार्ट्स को अब सेम मेटल है, तो मतलब ससंजक, समांगी, और अलग अलग मेटल है तो विषमांगी। ये डिपेंड करता है कि दोनों अलग अलग होने के कारण। फिर क्या हो रहा है कि ये चीज आ गया आपका
जॉइंट्स के बारे में। इसके बाद वाला जो पोर्शन आएगा, नहीं बट वाले में बट के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि सिंगल वी, देखो अगर आपका सिंगल वी बना है हमने तो सिंगल वी बट बोलेंगे उसको, दोनों साइड वी बनाए तो डबल वी बट, अगर यू शेप में ज्वाइंट किए तो यू बट, अगर फ्लैट जोड़ दिए मतलब देखो जैसे इसमें हमने क्या किए कि एक ये लाए और एकदम फ्लैट जोड़ दिए तो इसको स्क्वायर ज्वाइंट बोलेंगे। स्क्वायर ज्वाइंट में पूरे भर मतलब जो ज्वाइंट जो हम देंगे वो इस पूरे भाग में देंगे, इस पूरे भाग में मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 1 और 2 के साथ में हम जो बीच में जो ज्वाइंट दे रहे हैं तो ये हो गया आपका स्क्वायर ज्वाइंट। इसके बाद आपका जो सिंगल यू के फॉर्म में जो बोल रहे थे, सिंगल यू का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये आ गया और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका ये आ गया, मतलब फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मतलब जो आपके वर्कपीस है, वर्कपीस को आप यू कर्व शेप में, अगर मतलब जिस भाग को आप वेल्ड करना रहता है उसकी ग्राइंडिंग करना पड़ता है तो उसके वी स्लॉट्स काटना पड़ता है या यू स्लॉट काटना पड़ता है। तो अगर आपने वी स्लॉट में काटे हैं तो आपको जो जॉइंट देंगे वो इस टाइप से देंगे, अगर यू स्लॉट में काट रहे हैं तो आपको जो जॉइंट देना है वो इस टाइप की वेल्डिंग जॉइंट मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, ये वाली वेल्डिंग जॉइंट होती है, उसके बाद हम इसको हैमर से, स्लज हैमर से, मतलब स्लज हैमर होता है मतलब होता है नुकीला एक हैमर होता है, उससे हैमरिंग करेंगे ताकि उसके ऊपर, हाँ पिन हैमर से, पिन हैमर से हम मतलब जो नुकीला वाला पिन हैमर आता है स्ट्रेट हैमर, तो उससे हम हैमरिंग करेंगे और यहाँ पर जो फ्लक्स बनी हुई है, यहाँ पर फ्लक्स की कोटिंग बन जाती है तो इस कोटिंग को हटा देते हैं, मतलब जब वेल्ड हो जाता है वेल्ड होने के बाद में हम इस फ्लक्स की इस कोटिंग को हटा देंगे। ये कोटिंग हटाने के से अपना क्या होता है कि बेस मेटल जो हम वेल्ड किए परफेक्ट वाली वो सामने आ जाती है। इसके बाद वाला अब क्या है, देखो डबल यू हो गया, फिर ये डबल वी में डबल टाइप्स की वी जॉइंट्स दे रहे हैं, मतलब इस टाइप की जॉइंट आ जाती है आपकी दोनों साइड से, मतलब इधर से भी एक जॉइंट देंगे, ये आपका बेस मेटल हो गया, बेस मेटल में आप दोनों साइड से मतलब एक जॉइंट इस साइड से देंगे और फिर इस साइड से भी जॉइंट देंगे, तो दोनों साइड से उभार नुमा जॉइंट आती है, इसीलिए उसे डबल वी बट बोलते हैं। तो सिंगल वी हो गया, डबल वी हो गया। लैप जॉइंट ओवरलैप किए, चिपका दिए। इसके बाद में हाँ कौन सा, हाँ वो वाला, ये पोर्शन जब आप उसको दोनों साइड से चिपका दिए है, दोनों साइड से ओवरलैप किए और फिर चिपका दिए तो वो लैप जॉइंट में आ गया। हाँ और देखो टी जॉइंट या बीट जॉइंट बोलते हैं इसे, टी जॉइंट को बीट जॉइंट भी बोलते हैं। टी जॉइंट मतलब आपके जो भी पोर्शन आया, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में जो दिया हुआ है, इस पोर्शन में जो दिया हुआ है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हमें जॉइंट कहाँ देना है, एक यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इन दोनों के जो सेंटर में हम लैप बनाते हैं, एक मतलब दोनों को ज्वाइंट किए और एक लेयर के रूप में ज्वाइनिंग दे दिए, तो उस ज्वाइंट को टी ज्वाइंट या बीट बोलते हैं इसे। और इसका जो अभी सिंबल्स के बारे में भी बताऊंगा, सिंबल्स वाला भी एक सामने है। इसके बाद आपका आगे किनारों का एज ज्वाइंट, फिर कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट भी टी ज्वाइंट के थ्रू, पर टी ज्वाइंट में क्या होता है हम दोनों साइड से ज्वाइंट देते हैं, तो अगर आपने दोनों साइड की ज्वाइंट दिए तो हो गया टी ज्वाइंट, और सिर्फ एक साइड से ज्वाइंट दिए मतलब आपका एक वर्क पीस अगर सिर्फ एक ही साइड से ज्वाइंट दिए तो ये एज ज्वाइंट या कॉर्नर ज्वाइंट के नाम से जाना जाएगा, पर अगर इसको आप दोनों साइड से ज्वाइंट दे रहे हैं तो ये आपका टी ज्वाइंट होगा। जैसे इसमें यहां पर दिख रहा है
कि एज जॉइंट। इसके बाद वाला जो पोर्शन है कि जॉइंट के लाभ क्या है, हानि क्या है, तो इतनी चीजें तो हो चुकी है। बाकी दोहरा व्यास, वेल्डिंग के दोष क्या क्या आते हैं। तो वेल्डिंग में दोष आने के कारण ये है कि वेल्डिंग में एजेस बन जाना, डॉट्स बन जाना, उसके दोष। अगर आप उसको तुरंत ठंडा किए तो उसमें हार्डनेस आ जाती है, कार्बन की मात्रा ज्यादा आ जाती है। अगर फ्लक्स का उपयोग कम किए तो वेल्डिंग कच्ची हो जाती है। इस टाइप के दोष आते रहते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी, अब देखो, जो दोष है वेल्डिंग में, दोष कैसे आ रहा है कि रेशेस आ रही है, एजेस बन रही है। तो उसमें क्या होगा कि हमें स्ट्रेट ना करते हुए हल्का सा जिगजैग मतलब आपकी जो वेल्डिंग रॉड है उसे जिगजैग मूवमेंट देते गए तो एजेस नहीं बनेगी, क्योंकि कॉर्नर जो रहेंगे वो स्लॉट के मतलब कर्व शेप में आ जाएंगे। तो ये एक पोर्शन होगा, मतलब जो आप मेन प्रोसेस यूज करेंगे उससे सारे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। जैसे आप अगर फ्लक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो फ्लक्स का यूज नहीं कर रहे हैं मतलब कोटिंग नहीं बन रही, कोटिंग नहीं बन रही मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो सीधी बात है कि आपकी जॉइंट कमजोर हो जाएगी। तो इसी टाइप के आपके आते रहते हैं। और यहाँ पर आपके बहुत सारा पोर्शन जो है वेल्डिंग का ये कंप्लीट हो चुका था। और एक लास्ट वाला टॉपिक जो बचा हुआ है वो यही है, अब जो मैं तो सामने तुम्हारे स्क्रीन पर है, कि इन जॉइंट के सिंबल। क्योंकि आपका मैंने जो है गैस वेल्डिंग के बारे में बहुत कुछ क्लियर कर चुका हूँ, उनके वीडियोस दोनों दिखा चुका हूँ, मैं दोनों की लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। देखो ये फिलेट जॉइंट मतलब इसको एक सिर्फ एक कॉर्ड में दिए फिलेट जॉइंट या एज जॉइंट, इसका सिंबल एक ट्रायंगुलर सिंपली वे में स्क्वायर बट का मैं बता चुका था कि आपकी जो दोनों एजेस है दोनों प्लेट को जोड़ दिया जाता है और सीधा सीधा उसमें जॉइंट दे दिया जाता है। सिंगल वी के लिए उसमें वी शेप में जॉइंट दी जाती है, डबल वी के लिए मतलब दोनों साइड से वी शेप में जॉइंट दी जाती है। अगर एक साइड से वी शेप में जॉइंट दी गई है मतलब सिंगल वी जॉइंट है, दोनों साइड से वी शेप में जॉइंट दी गई है मतलब डबल वी है। अगर यू शेप में एक साइड से जॉइंट दी गई है तो सिंगल यू है, अगर दोनों साइड से जॉइंट दी गई है तो डबल यू है। फिर बेवल जॉइंट मतलब एक साइड से सिर्फ, अगर आपका हाफ वी शेप में, अगर मतलब आधा वी शेप में अगर सिंगल साइड से जॉइंट दी गई है तो सिंगल बेवल कहेंगे। और हाफ वी में अगर दोनों साइड से, देखो फुल वी था तो वी जॉइंट बोले थे, हाफ वी है तो उसमें बेवल जॉइंट बोलेंगे। अगर हाफ कर्व शेप में जे जे टाइप से जॉइंट्स देंगे तो सिंगल जे होगा, दोनों साइड से अगर जॉइंट्स दे रहे हैं तो आप डबल जे कहेंगे। स्टड जॉइंट का मतलब ही होता है, स्टड जॉइंट टी जॉइंट के ही जैसा होता है। जैसे स्टड जॉइंट में आप क्या कर रहे हैं कि एक ये आपकी प्लेट आ गई, इसके ऊपर पहले इस जगह में, इस पोर्शन में पहले आप वेल्डिंग पूल क्रिएट करेंगे। स्टड जॉइंट का मतलब, जैसे ये आपकी प्लेट आ गई थी, वेल्डिंग एक प्लेट, दूसरी प्लेट आपको ज्वाइंट करना है। तो दूसरी प्लेट ज्वाइंट करने से पहले आपने क्या किया, यहाँ पर वेल्ड पूल क्रिएट किया, मतलब फिलर मटेरियल की लेयर बनाया। अब फिलर मटेरियल की लेयर बनाने के बाद आपको सेकेंड पार्ट जो है उसको यहाँ पे माउंट कर दिया जाता है, तो उस लेयर पर माउंट किया जाता है। तो ये सारी माउंटिंग होने के कारण क्या होता है कि अब आपका जो फिलर मटेरियल है पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जिसके कारण वो मजबूत जॉइंट दे देता है। क्योंकि देखो
जॉइंट्स कहाँ गई यार? इसके बाद जो आप जॉइंट्स देते हैं, हाँ ये पोर्शन है, जॉइंट्स जो देते हैं, तो जॉइंट्स में क्या क्या आपका स्टड हो गया, पंकज कुमार जी आ जाओ। इसके बाद आ गया बैंड, बैंड जॉइंट। हाँ बोलो। जे जॉइंट, उसका डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ कि जे जॉइंट जब आप करते हैं, मतलब एक आपकी ये लेयर हो गई, मतलब दो आपके पास वर्क पीस है, हम्म? इन दोनों वर्क पीस पर जब ग्रू काटेंगे, क्योंकि क्या होता है, जिस भी भाग की वेल्डिंग कर रहे हैं उसके कोनों की सफाई करते हैं, मतलब इन दोनों कोनों की आप सफाई करेंगे सबसे पहले वायर ब्रश के थ्रू। वायर ब्रश के थ्रू जो सफाई हो जाती है, अब आप क्या करते हैं, सफाई होने के बाद उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। मतलब जब भी इंडस्ट्री लेवल पे आप काम करते हैं तो आपको ग्राइंडिंग करना होता है, और ग्राइंडिंग करने के बाद आप वहां पर जो शेप बनाते हैं, इन दोनों को, इन दोनों प्लेट्स को आप जब ज्वाइंट कर रहे हैं तो ये लगभग इस तरीके से दिखेगी, ये दोनों प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स को हम एकदम करीब में ज्वाइंट दे दिए, मतलब ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अब देखो, हमें 1 और 2 को जो ज्वाइंट देना है, तो इसमें ज्वाइंट वाला जो पोर्शन है, इसके लिए हम जब ग्राइंडिंग देंगे तो हम इस एक भाग के इतने पोर्शन को ग्राइंड करेंगे, और दूसरे वाले के सिर्फ इतने पोर्शन को ग्राइंड करेंगे। हम्म मतलब इतने पोर्शन को, ये हल्की सी एजेस आ जाएगी, और इधर मतलब कर्व शेप में, और इधर हल्का सा इतना, इस टाइप से ग्राइंड करेंगे। तो जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, जे वेल्ड की जो ज्वाइन आएगी वो इस टाइप से आएगी, हल्की। यू में क्या हो रहा था, हमारा पूरा बन रहा था। हम्म यू में पूरा आ रहा था, जे के लिए हमने सिर्फ इस भाग की ग्राइंडिंग इतनी की है, और इसकी हल्की सी सरफेस की है। इसको मतलब हाफ यू शेप में कर्व ग्राइंड किए, और इसकी सरफेस की फ्लैटनेस की ग्राइंडिंग दी है। अब इसके बाद हम ज्वाइनिंग देंगे, तो ज्वाइनिंग देने वाला जब भाग रहेगा तो वहां पे हमें ग्राइंड मतलब वेल्डिंग रॉड के थ्रू हम सिर्फ इतने भाग को भरेंगे, इतने भाग को, और ऊपर से हल्की सी एजेस बन जाएगी, क्योंकि वो तो कर्व शेप बनता ही है, वेल्डिंग का वेल्ड पूल जब क्रिएट होता है तो पिघली हुई धातु बची हुई ऊपर जम जाती है, तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ये हल्के जे शेप में कनेक्ट हो गया। अब देखो, ये सिंगल जे था, डबल जे में क्या होगा कि यही आधा पोर्शन ऊपर वाले में आएगा और आधा पोर्शन नीचे वाले में आएगा। मतलब हम सिर्फ जो सेकंड वाला जो भाग है, ये वाली जो पोर्शन है, इसी को हम दो अलग अलग लेवल में ग्राइंड करेंगे, और इसकी सरफेस को सिर्फ फ्लैट रखेंगे। तो इस टाइप की ग्राइंडिंग देने के लिए इसे हम सिंगल जे और डबल जे। तो जे के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को? हम्म? हाँ, जे का डाउट क्लियर हुआ, चलो अच्छा है, ऐसा डाउट क्लियर किया करो। फिर क्या होता है प्लग जॉइंट, प्लग जॉइंट में तो वही है कि एक स्लॉट अंदर कटा हुआ है, उस स्लॉट, कटे हुए स्लॉट के अंदर आप माउंट कर देते हैं पहले अपना सारे पोर्शन को, और मतलब जैसे क्या हो रहा है, साफ्ट और होल वाला जो पोर्शन पड़े होना, तो साफ्ट और होल वाला पोर्शन ये है कि जो प्लग जॉइंट है, सॉफ्ट एक होल बना है उसके अंदर, सॉफ्ट को या फिर आपका जो जॉइंट है, मतलब जिस भाग को जोड़ना है, जिस प्लग को जोड़ना है, उसको प्लग को अंदर डाले, और बाकी पोर्शन को, मतलब देखो ये इस टाइप से दिखेगी आपकी जो सॉफ्ट वाला पोर्शन आ गया, ये मतलब ये आपका आ गया प्लग होल, इसी के अंदर सॉफ्ट को हमने माउंट कर दिए। हम्म अब जो बचा हुआ भाग है, इस बचे हुए भाग पर आप यहाँ वेल्ड करेंगे आसपास इसके, मतलब चारों तरफ वाले लेयर में। हम्म तो इस जो चारों तरफ वाली लेयर में जो आप वेल्ड देंगे, तो इसे ही बोलेंगे आप प्लग जॉइंट। हम्म हम्म इसके बाद आप आएगा आपका स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग के बारे में बता चुका था कि एक ही जगह पे आप ज्वाइंट दे रहे हैं,
ये जैसे इस जगह पे दिख रहा है, इसका सिंबल हो गया स्पॉट का। स्पॉट के लिए क्या कर रहे थे आप, दो इलेक्ट्रोड पर उनका एक ही पॉइंट था। मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोड था सिंगल सिंगल पॉइंट वाले थे, और उनको एक जगह रखे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, 3 से 5 सेकंड में वो गर्म हुआ, धातु वहां चिपक गई और आगे बढ़ गए। सीम वेल्डिंग जो है, सीम वेल्डिंग में दो रोलर होते हैं और वो दोनों एक पॉइंट पर रोल करते हैं, तो एकदम मस्त चिपकाते हुए जैसे इसमें दिखा है। उसके बाद मैश्ड सीम में क्या हो रहा है, मैश्ड सीम में एक साथ दो रोलर चलेंगे, मतलब एक साथ 2 से 3 रोलर्स रूपी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ये आपका मैश्ड सीम। स्टीच के लिए जो है, जो मैं बताया था, मतलब जिसमें 3 स्पॉट्स यूज कर रहा था, ये वाला जो एक डायग्राम बनाया था मैं, याद होगा। हम्म? हाँ यहाँ पर, हाँ प्रोजेक्शन वाला जो पोर्शन है यही आपका आएगा स्टीच में। इसके बाद आएगा मैश्ड। ये क्या है, मैश्ड स्टिच। मैश्ड स्टिच में ये कि जब आपके दो भाग हैं धातु के, मतलब दोनों भाग, एक तो मैश्ड कर रहे थे, उसके बाद स्टिचिंग कर रहे हैं, तो हम इन दोनों भागों पर एक प्रेशर यहां से देंगे, दूसरा प्रेशर यहां से, ये सारी प्रेशर वेल्डिंग में आएगी। इलेक्ट्रोड, ये अब जितने भी चीजें आ रही है ये प्रेशर वेल्डिंग में आ गया। इसके बाद नीचे आएगा कुछ और चेंजेस, तो इन दोनों के बाद हम ज्वाइनिंग सिर्फ इस एज पर दे रहे हैं, तो ये हो गया मैच्ड स्टिच। मैच्ड स्टिच के बाद में आएगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन के बारे में बता चुका था मैं कि प्रोजेक्शन आपकी किस टाइप से जाती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो कि आपके जो तीनों वेल्ड या जो मैक्सिमम जो वेल्डिंग पॉइंट आएगा, एक वेल्डिंग यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, एग्जैक्ट दूरी पे, मतलब सबके बीच की दूरियां बराबर होगी, तो ये आपका आ गया प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। फिर आया फ्लैश वेल्डिंग। फ्लैश वेल्डिंग में क्या होता है कि फ्लैश वेल्डिंग उल्टा एन उसका सिंबल होता है, सिंबल जरूर याद रखना, सिंबल के बारे में पूछता है मैक्सिमम। तो फ्लैश वेल्डिंग में क्या हो रहा है कि जब आपके वेल्ड कर रहे हैं इन दो भागों को, तो एकदम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से इलेक्ट्रोड्स को दोनों मतलब इस जॉइंट पर जिस जगह पे हम बीटिंग दे रहे हैं, जिस जगह पे हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, इस जगह पे एकदम हाई प्रेशर से जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके और इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये फ्यूजन वेल्डिंग में आता है, ये भाग यहाँ पे पिघल जाता है और ज्वाइंट होने लगता है, पर पिघलता सारा भाग नहीं है, सिर्फ जो फर्स्ट लेयर होती है धातु की, ये धातु की फर्स्ट लेयर वाला पोर्शन पिघल। फिर अपसेट ज्वाइंट लास्ट वाला ज्वाइंट है। अपसेट ज्वाइंट के बारे में ये है कि अगर आपको जब ज्वाइंट दे रहे हैं, तो ये आपके मतलब फर्स्ट भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, इन दोनों भागों को अगर आप आसानी से ज्वाइंट देना जब नहीं बन पाता, तो हम एक धातु की यानी मेटल की लेयर यहाँ से और दूसरा यहाँ से, दो अलग अलग, मतलब आपको ये देखो, आपका ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, इस पर एक लेयर यहां से दे दिए इस जॉइंट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक मेटल की स्ट्रिप और दूसरी मेटल की स्ट्रिप, और इन दोनों मेटल की स्ट्रिप्स को आप सीम कर देंगे, मतलब सीम वेल्ड दे देंगे अब यहाँ पे। तो सीम वेल्ड देने से क्या होगा, ये टोटल चिपक जाएगी। मतलब ये वाली मेटल की स्ट्रिप चिपक जाएगी यहाँ से, और ये मेटल की स्ट्रिप, मतलब हम जो ज्वाइंट दे रहे हैं, हम इस भाग पर ज्वाइंट नहीं दे रहे हैं। अपसेट वेल्डिंग का मतलब है हम इनको ऊपर से दूसरी मेटल स्ट्रिप के थ्रू ज्वाइंट दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अपसेट वेल्ड। ठीक है, समझ में आया अपसेट वेल्ड। और यहीं पे आपका वेल्डिंग पोर्शन समाप्त होता है। गैस वेल्डिंग सारी समझा चुका हूं आपको, गैस वेल्डिंग की सारी प्रोसेस बता चुका हूँ। तो हमारा जो वेल्डिंग वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर
पूरी तरह से समाप्त होता है। अब मैं जो दोनों वीडियो है उन दोनों की ग्रुप में लिंक दे दूंगा, शेयर कर दूंगा दोनों वीडियो। तो आप लोग वो वीडियोस भी अगर समझना है तो फिर से एक बार देख लेना, बाकी वेल्डिंग वाला टॉपिक आपका खत्म। आज के लिए क्लास